हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। अभी आपका ऑफिशियल डेट तो कोई नहीं आया है एग्ज़ाम का, बट बहुत जल्द ही आपका एग्ज़ाम जो है होगा। हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे ताकि जब भी एग्ज़ाम हो हम 25 में से 25 जो है स्कोर कर पाएँ। प्रैक्टिस आप बिल्कुल मत छोड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की आपकी संभावना और भी बढ़ जाती है। ठीक है, सो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप ले, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें अपनी और तैयारी को जो है एक अलग लेवल पे ले जाएं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। आइए हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बताना है चारों में से कि दूषित जो है वो कौन सा सही है। सो ये जो हो जाएगा 3 नंबर। दूषित जो आपका लिखा जाता है ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सो जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा, बाकी सब जो है वो गलत लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों में से प्रतिछाया शब्द का अर्थ क्या है। प्रतिछाया शब्द का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुकृति, दर्पण, प्रतिभाव्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। सो प्रतिछाया शब्द का अर्थ हो जाएगा अनुकृति। देखिए ये पूछ रहे हैं आपसे समानार्थक शब्द। सो प्रतिछाया का और अगर मैं आपसे शब्द पूछूं कि इसका और सिमिलर वर्ड क्या क्या हो जाएंगे, सो ये हो जाता है अनुकरण, नकल, परछाई। अगर वैसे ही बात करूं मैं कि दर्पण का और भी अगर पूछूं सिमिलर वर्ड क्या क्या हो जाएंगे, सो दर्पण का क्या हो जाता है, दर्पण का हो जाता है आईना। अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रतिभाव्य का क्या हो जाएगा, सो प्रतिभाव्य का इसका मतलब क्या, अर्थ क्या होता है। प्रतिभाव्य का अर्थ होता है जिसकी जमानत हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिभाव्य। ठीक है, आई होप कि आपको यहां से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है। पर, परो, पर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि परोपकार जो शब्द दिया गया है इसमें से उपसर्ग इनमें से कौन सा होगा। सो उपसर्ग क्या होता है पहले बताइए। तो देखिए उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के पहले लग के उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा गया है हार। सो हार एक शब्द लिखा गया है, अगर इसमें मैं उपसर्ग प्र लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे शब्द का अर्थ बदल जाएगा और ये हो जाएगा प्रहार। सो उसी प्रकार यहाँ पे जो शब्द दिया गया है परोपकार, परोपकार में यहाँ पे उपसर्ग क्या लगा है, सो परोपकार में यहाँ पे उपसर्ग जो है वो पर लगा हुआ है। सो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए परोपकार क्या होता है, पर जोड़ उपकार, यानी कि इसमें मूल शब्द क्या है, इसमें मूल शब्द जो है वो है उपकार और जो उपसर्ग लगा है वो क्या है, पर। सो ये दोनों मिलके क्या बन जा रहे हैं, एक नया शब्द बन जाते हैं, वो क्या हो जाता है, परोपकार। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। यहां आपको बताना है कि सामान्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। बताइए, विशिष्ट, विशेष, अद्भुत, इनमें से सभी। सो क्या हो जाएगा बताइए। सो ये हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए सामान्य जो शब्द दिया गया है इसका विपरीतार्थक शब्द जो है वो तीनों हो जाएगा, विशिष्ट, विशेष, अद्भुत। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द होते क्या हैं पहले ये बताइए। तो विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं ये विलोम शब्द ही होते हैं, यानी विलोम को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा, अगर एग्जाम्पल से मैं आपको बात करूं, जैसे रात दिया गया है, सो रात का उल्टा क्या हो जाता है, सो रात का उल्टा दिन हो जाता है। अगर दुख दिया गया है सो दुख का उल्टा क्या हो जाता है, सो दुख का उल्टा हो जाता है सुख। सो वैसे ही जो है आपका यहाँ पे सामान्य का जो है अगर आपसे विलोम पूछ दिया जाए तो वो तीनों हो जाएंगे, विशिष्ट, विशेष, अद्भुत।
ठीक है, यहां से आपको आई होप कि सारे जो है पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सुयोग का अर्थ है। यहां पे आपको सुयोग का अर्थ बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं उपयुक्त समय, अभियोग, दुर्गम, निर्भय। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा, आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सो देखिए, सुयोग जो लिखा गया है इसका अर्थ यहां पे देखा जाए तो ये हो जाएगा उपयुक्त समय। उपयुक्त समय जो है वो करेक्ट होगा। और अगर और हम बात करें सुयोग शब्द का अगर अर्थ देखें, अनुकूल समय हो जाएगा। और जो बाकी आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो जो है गलत है। ठीक है, सो आई होप यहां से आपको क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, वाक्य वहां कोई है में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यानी कि ये जो कोई शब्द लिखा गया है ये कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए सो कोई कौन सा सर्वनाम होता है। सो कोई जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता, याद रखिए निश्चितता और अनिश्चितता का बोध होता है उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सो कोई जो है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है स्त्रीत्व जो शब्द यहाँ पे दिया गया है इनमें कौन सी संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सो स्त्रीत्व कौन सी संज्ञा है। सो स्त्रीत्व जो है ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए भाववाचक संज्ञा होता क्या है। अगर बात करें तो जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध अगर कराए उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं तो क्रोध, मिठास, खटास इत्यादि। समझ गए। अब मैं अगर बात कर लूं आपसे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। सो जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी प्रकार की वस्तु की पूरी जाति का बोध कराए, यानी कि जो पूरी जाति का बोध कराती है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, नदी, पर्वत, लड़की, टीचर इत्यादि। समझ गए। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है कि पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। पार्या, परि, परि, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। सो मैंने अभी आपको उपसर्ग की परिभाषा बताई कि जो किसी शब्द के पहले लग के उस शब्द का अर्थ बदल देता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। सो यहाँ पे बताइए पर्यावरण में उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो पर्यावरण में उपसर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा परि। ठीक है, अब देखिए अगर हम पर्यावरण शब्द की बात करते हैं सो इसका मूल शब्द क्या होता है। तो इसका मूल शब्द है आवरण। जब हम आवरण में परि जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पर्यावरण। ये शब्द में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है उपसर्ग के लिए। सो इसको आप तो सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये कि पर्यावरण का जो है आपको उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा। सो पर्यावरण का उपसर्ग हो जाता है परि, और परि प्लस आवरण मिलके बन जाते हैं पर्यावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राग का विलोम क्या है। यानी यहाँ पे प्राग का आपको विलोम बताना है। कठोर, मूर्ख, सत्य, इनमें से कोई नहीं। सो बताइए प्राग का विलोम क्या हो जाएगा। सो प्राग का विलोम हो जाएगा मूर्ख। मूर्ख जो है ये प्राग का विलोम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कठोर। अब कठोर का विलोम क्या हो जाएगा। सो कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल, मृदुल। अब अगर मैं बात करूं सत्य का तो सत्य का विलोम क्या हो जाएगा। सत्य का विलोम हो जाएगा झूठ, असत्य इत्यादि। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन है। आपको यहाँ पे बताना है कि तद्भव शब्द कौन से होंगे। घर, भगत, प्यास। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो है तद्भव शब्द होगा।
सो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है ये सारे जो है तद्भव शब्द हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि पहले तद्भव शब्द होता क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे और समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। सो तद्भव जो होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं तद्भव। जैसे मैं बात करूं आग, खीर, छत इत्यादि, ये जो होते हैं इनका संस्कृत से अगर जब हिंदी में आते हैं तो इनका जो है रूप बदल जाता है ऐसे शब्दों का, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे तत्सम शब्द बताइए, तो तत्सम अगर आपसे शब्द पूछ दे तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आम्र, ऐश्वर्य इत्यादि। सो आई होप आपको यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से विरक्त होना किस मुहावरे को दर्शाता है। आपको बताना है कि विरक्त होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या होगा। मन फटना, मुंह उतरना, पगड़ी उछालना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे दिया गया है विरक्त होना, इसका विरक्त होना मुहावरे का अर्थ हो जाता है मन फटना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है मुंह उतरना। अब मुंह उतरना की बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है उदास होना। पगड़ी उछालना ये क्या हो जाता है, बेइज्जत करना, ठीक है। और कुछ मुहावरे होते हैं जैसे आंख मारना। सो आंख मारना क्या हो जाता है, आंख मारना हो जाता है इशारा करना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। आपको सामाजिक शब्द में प्रत्यय बताना है। जिक, इक, इक, क। अब देखिए मैंने आपसे पहले बात किया था उपसर्ग। अब यहाँ पे बताइए प्रत्यय क्या होता है। सो देखिए उपसर्ग तो शब्द के पहले लगता था, प्रत्यय क्या होता है, ये शब्द के बाद में लग के उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात कर लूं तो पढ़ाई। अब पढ़ाई में आपसे पूछ दे कि प्रत्यय क्या है, सो पढ़ाई में जो प्रत्यय लगा हुआ है ये लगा हुआ है आई। अगर आपसे पूछ दे अच्छाई, अच्छाई में प्रत्यय क्या है, सो अच्छाई में जो प्रत्यय होता है वो होता है ई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि सामाजिक में अब कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सो सामाजिक में जो प्रत्यय है वो है इक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो जो है ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा सही। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से नवग्रह में कौन सा समास है। आपको यहाँ पे बताना है कि नवग्रह में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। बताइए। सो नवग्रह में कौन सा समास है, सो नवग्रह में द्विगु समास है, ठीक है। नवग्रह को, नवग्रह किसे कहते हैं, जो 9 ग्रहों का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, नवग्रह कहते हैं, ठीक है। अब द्विगु समास किसे कहते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए, सो द्विगु समास जो कहते हैं जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक मतलब समझे ना, नंबर। जैसे यहाँ पे 9 लिखा गया है ना, 9 ग्रह, 9 ग्रह हो गया। अब जैसे चौराहा आपसे बोल दिया जाए, चौराहा, तो चौराहा में क्या आ रहा है, 4 राहों का समूह, यानी कि 4 आ रहा है ना उसमें भी, ये हो जाते हैं द्विगु समास। यानी द्विगु समास में जो है पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण है। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। थोड़ा, दोनों, गंदा, उपयुक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा। सो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि थोड़ा, दोनों, गंदा ये सभी जो हैं ये विशेषण होते हैं। विशेषण क्या होते हैं, सो जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण जैसे होते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सो ये सब विशेषण होते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
एक जोड़ एक शब्द की संधि कीजिए। अब एक जोड़ एक यहाँ पे लिखा गया है शब्द, इसकी संधि क्या होगी, यानी कि ये ऑलरेडी संधि विच्छेद किया गया है, ठीक है। सो इसकी संधि बतानी है, क्या हो जाएगी बताइए। सो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, एकैक। एकैक जो है उसका संधि विच्छेद होता है 1 + 1, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। उल्लू की तरह जगना, मूर्ख बनाना, बड़ाई करना, रात को जगना। बताइए क्या हो जाएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो है क्या अर्थ होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत इजी है, हम अपने आम जीवन के बोलचाल भाषा में इसको यूज करते हैं, ठीक है। उल्लू बनाना, तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि इसका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है। आइए वाक्य पढ़ते हैं। उसकी बहुत हानि होगी, पहला दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मंत्री जी ने भाषण दिया। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पानी में कौन पड़ गया। चौथा ऑप्शन दिया गया है वह भगवान में श्रद्धा करता है। सो बताइए क्या हो जाएगा। सो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंत्री जी ने भाषण दिया। ये जो है बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पे देखेंगे उसकी बहुत हानि होगी, इसमें अशुद्ध क्या है। सो इसमें जो अशुद्ध है उसकी बड़ी हानि होगी, यानी कि बहुत जो है ये जो है अशुद्ध है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बड़ी हानि होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम बात करें कि पानी में कौन पड़ गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए आप देखिए, पानी में कौन गिर गया, ना कि पड़ गया, ठीक है। वह भगवान में श्रद्धा करता है, श्रद्धा करता नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा श्रद्धा रखता है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे गाइज। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।